नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। सीधा आपको कर्नाटक ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली चल रही है। और देखिए, ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कई रैलियां की हैं, लेकिन इस बार जो तमाम रैलियां की जा रही हैं वो विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लोग लगातार उन पर फूल बरसा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। तो कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मिलेगा सबका साथ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि वहाँ पर क्या बीजेपी रिपीट होगी, क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो कर्नाटक में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, कर्नाटक में बीजेपी को रिपीट करवाना, बीजेपी को जितवाना, ज़्यादा से ज़्यादा वोट खींच लिए जाएं। और यहाँ पर समीकरणों के हिसाब से भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर लिंगायत समुदाय काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे और वहाँ पर जो मठ के लोग रहते हैं उनकी फॉलोअरशिप काफ़ी ज़्यादा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति, तो इसलिए वो भी पहुँचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों में वो हुजूम देखिए, लोगों में वो प्यार देखिए, वो उत्साह देखिए कि हर कोई चाहता है कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी और एक बार देख ले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतनी भीड़ के बाद कोशिश कर रहे हैं कि सभी से मिला जाए और सभी का अभिवादन स्वीकार किया जाए। तो ये एक भव्य रैली निकल रही है जिसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों के इकट्ठा होने का सिलसिला भी शुरू हो गया था सुबह से ही, क्योंकि सबको पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली करेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सभी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और ये उत्साह है, ये एक क्रेज़ है अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, जो कि बरकरार है, जो कि घटता नहीं है। लेकिन इस क्रेज़ का बाकी के प्रत्याशियों पर असर क्या पड़ेगा, बाकी के प्रत्याशियों ने कितनी मेहनत दिखाई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। कर्नाटक के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, और न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार लाइव आपको दिखा रही है प्रधानमंत्री के इस कार्यालय से जुड़ी हुई हर अपडेट। तो ये तस्वीरें साक्षी हैं कि किस प्रकार से जनता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, क्योंकि जो हुजूम उड़ा है यहाँ पर वो महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील हो जाए, यही बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि तब्दील होगी नहीं होगी वोटों में ये भीड़, ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन कर्नाटक में जो चुनाव हो रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है। कर्नाटक में अगर सीधी टक्कर है तो बीजेपी की कांग्रेस के साथ है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से बयान किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निकाय चुनाव का प्रचार करेंगे। दूसरे चरण के प्रचार में सीएम योगी जुट चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दूसरे चरण के प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं और इसी के साथ साथ बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे सीएम योगी। तो देखिए, ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री की जनसभाएं चल रही हैं क्योंकि जनसभाओं से बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे निकाय चुनावों का प्रचार। दूसरे चरण के प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक एक जनसभा बहुत महत्वपूर्ण है। निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद सभी पार्टियां दूसरे चरण के लिए जोर शोर से जनसभा कर रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की टिकट बंटवारे पर नजर डाली जाए तो देखा जा सकता है कि किस तरह पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने और लोकसभा चुनाव 24 को साधने में लगी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव का रण, कौन लहराएगा परचम? 24 की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? निकाय तो रुझान, 24 में असली इम्तिहान। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनावों को आगामी 2024 आम चुनावों के सेमीफाइनल की तरह से देखा जा रहा है। शायद यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों में कई के प्रयोग कर रही हैं। निकाय चुनाव के बहाने सभी पार्टियां जमीन पर अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहती हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी स्थानीय मुद्दों को छोड़कर बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी कानून व्यवस्था को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने करीब 350 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारकर नया प्रयोग किया है। इसी के साथ केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी स्थानीय निकायों में मजबूत होकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का नारा भी दे रही है। भाजपा की तरफ से सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाल रखा है। जगह जगह चुनावी जनसभा और रैलियां करके मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री से लेकर संगठन के पदाधिकारी तक सब अपनी अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरकर कमल के निशान पर मोहर लगाने की अपील कर रहे हैं। बीएसपी दलित प्लस मुस्लिम समीकरण, 17 नगर निगमों में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार। सामाजिक अंकगणित साधने में लगी बसपा सुप्रीमो। मुसलमानों के साथ बसपा की सोशल इंजीनियरिंग। बीएसपी चीफ मायावती इन दिनों मुस्लिम मुद्दों पर ज्यादा मुखर है। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। वैसे वो पिछले काफी समय से दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनाकर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर उन्होंने खुलकर कहा था, अगर 23% अनुसूचित जाति और 18% मुसलमान बीएसपी के साथ आ जाते हैं तो 41% का ये वोट बैंक केंद्र से लेकर प्रदेश तक में अपनी सरकार बनाने का अस्थायी फार्मूला बना लेगा। लेकिन उनका ये फार्मूला नहीं चला। बसपा प्रदेश में लगातार हाशिए पर जाती गई। निकाय चुनाव में उन्होंने एक बड़ा दांव चला है। प्रदेश के कुल 17 नगर निगमों में से उन्होंने 11 के लिए अपने मुस्लिम उम्मीदवार बनाए हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी उनके मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या दूसरे गैर बीजेपी दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। गैर जाटो वोट कटता जा रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। बसपा से लगातार कहा जा रहा है कि अस्तित्व के संकट का सामना कर रही बीएसपी अपने नए सामाजिक अंकगणित में ब्राह्मणों के जगह पर मुसलमानों के साथ एक नई सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर रही है। मायावती ने 30 अप्रैल को ट्वीट किया और कहा कि यूपी के निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में
बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहाँ राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। सपा के सामाजिक न्याय के मुद्दे की परीक्षा, दलितों को जोड़ने में लगे अखिलेश, अखिलेश का वार लोकतंत्र को खत्म कर रही बीजेपी सरकार। इसके अलावा प्रदेश का यह निकाय चुनाव प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के सामाजिक न्याय के मुद्दे की परीक्षा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को सामाजिक न्याय के मुद्दे से टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के गढ़ गोरखपुर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी दलित सवर्ण सभी का अपमान कर रही है। अपनी नई रणनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि सभी को उनकी आबादी के अनुपात में उनका अधिकार और सम्मान मिले, मगर जातिवार जनगणना के नाम पर बीजेपी घबरा जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ मामले की सूची बहुत लंबी है। अखिलेश ने सवाल किया कि क्या उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया था। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार मामलों की लंबी चार्जशीट दिखा रही है, मगर मुख्यमंत्री ने खुद पर से मुकदमे वापस नहीं लिए होते तो वो आज लिस्ट बहुत लंबी होती। वहीं बीजेपी निकाय चुनाव में एक बार फिर उस कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है जिस पर ढेरों सवाल है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से योगी सरकार की कार्यवाही से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। इस हत्याकांड के बाद सदन के शीर्ष पटल पर खड़े होते योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही है। इस एनकाउंटर में माफिया अतीक के बेटे असद अहमद समेत उसके गैंग के कई सदस्य मारे गए। हालांकि उमेश हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। बीजेपी उनको अपना चुनावी मुद्दा बना रही है। माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर इसे चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए संबोधित कर रहे हैं। अपनी लगभग हर जनसभा में मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई को मुद्दा बना रहे हैं। जाहिर बात है कि अतीक गैंग पर हुई कार्यवाही को अपनी सफलता बताकर बीजेपी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद सभी पार्टियां दूसरे चरण के लिए जोर शोर से जनसभा कर रही हैं। बीजेपी की ओर से टिकट बंटवारे पर नजर डाली जाए तो देखा जा सकता है कि बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। वहीं बीजेपी ने बागी बिठाओ अभियान को चला रखा है। बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप, टिकट न मिलने से नाराज हुए कार्यकर्ता। बीजेपी ने चलाया मिशन बागी बिठाओ अभियान। बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर लंबे समय से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर मतदाताओं को लामबंद करने का आरोप लगता रहा है। संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों के नामांकन में ये दिखाई भी देता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में जातिवार प्रतिनिधित्व की बात आती है तो लगता है कि पार्टी आखिरकार पिछली गलतियों पर ध्यान दे रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी अपने पुराने रंग में है, उसे सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी ने अनारक्षित सीटों पर भी पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे। बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अन्य दलों से आए। पार्टी के अंदर आगरा से लेकर लखनऊ तक कई जनपदों में टिकट को लेकर बगावत भी देखने को मिली। कई नेता पार्टी के विरोध में भी खुलकर सामने आए। उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय नामांकन भरा। ऐसे में पहले चरण के लिए नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी ने मिशन बागी बिठाओ अभियान चलाया और बागियों को समझा बुझाकर उनका नामांकन वापस कराया। लेकिन अब भी कई नेताओं की बगावत कायम है। टिकट को लेकर पार्टी में बढ़ती बगावत को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तमाम जिलों में बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी। हालांकि इसमें बीजेपी को काफी हद तक सफलता भी हासिल हुई। बागियों को भरोसा दिलाया गया
कि भले ही उनके टिकट कटे हो, लेकिन पार्टी और सरकार में उन्हें उचित तरीके से समायोजित किया जाएगा। साल 2017 निकाय चुनाव से बेहतर करने पर नजर। साल 2017 में सपा नहीं बना पाई थी एक भी मेयर। मुस्लिम यादव समीकरण और दलितों को जोड़ने में लगे अखिलेश। वहीं अगर सपा की बात करें तो साल 2017 के निकाय चुनाव में सपा एक भी मेयर बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। हालांकि उसने नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन जरूर बना लिए थे। खैर 2022 में लगातार दोबारा हारने के बाद सपा का मनोबल जरूर टूटा था, लेकिन जब शिवपाल यादव भी आकर अखिलेश यादव के साथ डट गए तो सबको उम्मीद थी अब सपा बीजेपी को वही टक्कर देगी जो एक विरोधी दूसरे विरोधी को देता है। अखिलेश यादव ने दलितों के बड़े नेता काशीराम की मूर्ति का अनावरण करके मुस्लिम यादव के समीकरण में दलितों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश की। बसपा के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान। साल 2017 निकाय चुनाव में बसपा ने जीते 2 मेयर। खतरे में है बसपा का जनाधिकार। इसके साथ ही बसपा का भी प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में लगातार गिरता जा रहा है। साल 2017 के निकाय चुनाव में अलीगढ़ और मेरठ जीतकर अपने 2 मेयर बना लिए थे, लेकिन इस बार बसपा की राह पर कई चुनौतियां हैं। एक तो ये कि बसपा के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान तो है ही, दूसरा ये कि दलितों को मुख्य धारा में रखने वाली राजनीतिक पार्टी का जनाधिकार भी खतरे में पड़ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी साम दाम दंड भेद के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं सपा और बसपा निकाय चुनाव में जीत के सहारे अपनी फीकी पड़ रही राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि राजनीति के इस अखाड़े में कौन सबसे सटीक दांव चलेगा और जनता के मुद्दों को साध पाएगा। सियासत के इस उठापटक में कौन किस पर भारी पड़ेगा और वोट बैंक की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। निकाय चुनाव पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। आगामी 11 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के बाद 13 मई को परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा कि 2024 में होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी फ्रंट फुट पर रहेगी और कौन बैक फुट पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ग्रेटर नोएडा से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, शहर का हाल जानने को सड़कों पर घूमी सीईओ रीतू माहेश्वरी। 4 घंटे तक सड़कों पर घूमी सीईओ रीतू माहेश्वरी। जन स्वास्थ्य कार्यों में लापरवाही पर 3 कॉन्ट्रैक्टरों पर 14 लाख रुपए की पेनल्टी। उद्यान विभाग के 4 कॉन्ट्रैक्टरों पर 20 लाख की पेनल्टी। सिविल कार्यों में लापरवाही पर 6 कॉन्ट्रैक्टरों पर 30 लाख की पेनल्टी लगी है। 2 स्वास्थ्य सुपरवाइजरों को हटाया गया है। स्वास्थ्य निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्ट। उद्यान विभाग की प्रभारी को अंतिम चेतावनी जारी की गई है। सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को भी सीईओ ने लिखित चेतावनी दी है। रखरखाव कार्यों को बेहतर करने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी गई है, फिर करेंगे औचक निरीक्षण। तो देखिए, औचक निरीक्षण करने के लिए निकली रीतू माहेश्वरी और तमाम अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई करते हुए सभी को चेतावनी भी दी है। सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को सीईओ ने चेतावनी दी है, लिखित में वो भी। रखरखाव कार्यों को बेहतर करने के लिए 10 दिनों की मोहलत फिर से देंगी और फिर औचक निरीक्षण करेंगी। शहर का हाल जानने के लिए रीतू माहेश्वरी सड़कों पर घूमी और 4 घंटे तक सड़कों पर घूमी सीईओ रीतू माहेश्वरी। पूछताछ की गई, जो लोग नदारद दिखे उनसे भी पूछा। जन स्वास्थ्य कार्यों में लापरवाही पर 3 कॉन्ट्रैक्टरों पर 14 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। उद्यान विभाग के 4 कॉन्ट्रैक्टरों पर 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। सिविल कार्यों में लापरवाही पर 6 कॉन्ट्रैक्टरों पर 30 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। गोंडा से बड़ी खबर, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। बीजेपी सांसद ने खाप पंचायतों के अध्यक्ष से अपील की है। पश्चिमी यूपी और हरियाणा के खाप पंचायतों से बोले, ये लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। ये कहानी क्यों बनाई गई है, ये बाद में पता चलेगा। खाप पंचायतों के अध्यक्ष से बोले बृजभूषण शरण सिंह, हो सके तो अपने बेटे की आवाज सुन लेना। खाप पंचायतों के दिल्ली पहुंचने से पहले एक वीडियो जारी किया गया। गांव की कोई भी पहलवान बेटी आरोपों को सही नहीं बताएगी। चाहता हूं
हमारी बात मत मानो। अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो 1 मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, 1 मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने पहले दिन कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवान अब अपनी जिद के आगे मेडल लौटाने की बात कर रहे हैं। अब सीधा सवाल यह है कि अगर रेसलर्स मेडल्स वापस करना चाह रहे हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन जनता का सवाल यह है कि क्या ये उन मेडल्स के साथ वो देश की जनता का पैसा भी लौटाएंगे जो सरकार ने उन पर खर्च किया है। देखिए रिपोर्ट। देश विदेश से मेडल लाने वाले पहलवानों के हम सब समर्थक और फैन रहे हैं। जब भी कोई भी मेडल आया हम सब ने जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर उसे सेलिब्रेट किया। वो जीत सभी देशवासियों को अपनी सामूहिक जीत लगती है, क्योंकि मेडल लाने में पूरा तंत्र लगता है, लेकिन उस तंत्र को दरकिनार कर कोई उस मेडल को व्यक्तिगत मेडल बताकर देश पर एहसान थोपने लगे। ऐसे में वो तंत्र जो वर्तमान को साधते हुए भविष्य के टैलेंट पूल को लचर कर रहा है, क्या उस तंत्र को ब्लैकमेल होने देना चाहिए? बीते दिनों राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे पीएम विरोधी सभी एक साथ दिखने लगे। लगभग सभी राजनीतिक धुरंधर एक एक कर जंतर मंतर पे पहुंचने लगे। प्रदर्शन के बैकड्रॉप में हो रही प्लानिंग भी अब छिपी नहीं रह गई, लेकिन बावजूद इसके तमाम कोशिशों के अगर जनता का सेंटीमेंट्स इस बार रेसलर्स के साथ नहीं जा रहा, ना ही इस बार वो ट्रैक्टर जुटते दिखे जिन्हें मोबिलाइज करने की कोशिश हुई, तो उसके पीछे भी कोई वजह जरूर ही होगी। शायद जनता ने भी पहलवानों के पुराने वीडियो क्लिप देख ही लिए होंगे, क्योंकि अब विरोधाभास साफ दिखता है। शुरुआत से ही पहलवानों ने पहले कानूनी प्रक्रिया को बाईपास करके सिंपैथी बटोरनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से मनमाफी का आदेश नहीं मिलने पे वापस से गेंद खाप पंचायतों के पाले में डाल दी गई। लेकिन खाप पंचायत भी कैसे साथ हैं? जिन खिलाड़ियों का हक मारकर ये ओलंपिक में सीधी एंट्री चाहते हैं, वो भी तो उन्हीं खाप पंचायतों से आते हैं। बहरहाल अब बात सिंपैथी से आगे बढ़ती हुई सरकार को ब्लैकमेल करने तक पहुंच गई है। देखिए, पहलवानों ने देश को नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में मेडल दिलाए हैं और इसको स्वीकार करने में किसी को जरा भी गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सरकार और फेडरेशन के समर्थन के बिना संभव था? उदाहरण के लिए पिछले 5 वर्षों में ही केवल रेसलिंग में ही सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें विदेशों में ट्रेनिंग, फॉरेन स्पोर्ट्स टूर्स, टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम्स जैसे इनिशिएटिव भी शामिल हैं। जबकि जिन अखाड़ों द्वारा रेसलर्स को आगे करके फेडरेशन और सरकार को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें भी पहलवानों की ट्रेनिंग के एवज में करोड़ों रुपए दिए गए। रेसलर्स को इस सेल्फ ऑब्जर्वेशन से बाहर आना होगा कि मेडल्स जीतने में एकमात्र उन्हीं का योगदान है, क्योंकि रेसलर्स तो पहले भी इन इवेंट्स में हिस्सा लेते थे, लेकिन उन्होंने तो इतने मेडल्स नहीं जीते थे। अब सीधा सवाल ये है कि यदि रेसलर्स मेडल्स वापस करना चाह रहे हैं तो ये उनका फैसला है, लेकिन जनता का सवाल ये है कि क्या उन मेडल्स के साथ वो देश की जनता का पैसा भी लौटाएंगे जो उनकी ट्रेनिंग में सालों खर्च किए गए? क्या वो उन खिलाड़ियों के वो साल लौटा पाएंगे जिनके स्थान पे इन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला? वो सरकारी नौकरियां जो किन्हीं और खिलाड़ियों को मिल सकती थी, क्या वो लौटाई जा सकेंगी? यदि हाँ, तो वो स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं, और यदि नहीं तो उनके पास अपने स्वार्थ के लिए सरकार को ब्लैकमेल करने का कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।